तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड क्लास 10 के गुरुजी चैनल पर। और मैं आपका अपना राजपाल भैया, जो कि आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूँ। और काफी लेक्चर मैंने मैथ के करवा भी दिए हैं। अभी मेरा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, वास्तविक संख्याएं। और आपको बता दूं, इसी चैनल पर आपको विज्ञान की भी क्लासेस देखने को मिलेंगी और बहुत ही अच्छे से। और जो मैंने सवाल करवाए हैं वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब करिए। और मैंने एक लेक्चर 1 शॉट करवा दिया, उसमें सब सारे सवाल जितने भी हैं वो कवर कर दिए करवा दिए हैं। और ये मेरा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, 1 शॉट ही होगा। जितने सवाल मेरे बचे थे उस दिन वो सब आज करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि वो काफी लंबी क्लास हो गई थी। और तभी 50-50 मिनट की हो गई थी, तभी मैंने उसे बंद कर दिया था। और ये हमारी मतलब 30 से 40 40-50 मिनट की ये भी क्लास चलेगी। और अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। जो ये सवाल दिख रहा है आपको, यूपी बोर्ड में मिलेगा। जितने सवाल मैंने करवाए हैं बस आप उतने तैयार कर लीजिएगा, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा यूपी बोर्ड में। मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी गारंटी है। और जितने सवाल मैं आज करवाऊंगा और जितने मैंने पहले लेक्चर में करवा दिए हैं, बस उतना कॉन्सेप्ट है, उतनी पढ़ाई करके जाइए। तो कुछ लाइनों के साथ मैं शुरू करता हूँ अपनी क्लास। जब समय मुंह फेर लेता है तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। जब समय मुंह फेर लेता है तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। मैं समुंदर हूँ, मेरे उतरते हुए लहरों को देखकर मेरे किनारे पर घर मत बना लेना। मैं समुंदर हूँ, मेरे उतरते हुए लहरों को देखकर मेरे किनारे पर घर मत बना लेना। मैं जब भी लौट के आऊंगा तो एक एक इंच जमीन का हिसाब लूंगा। मैं जब भी लौट के आऊंगा तो एक एक इंच जमीन का हिसाब लूंगा। ठीक बच्चे, तो इसी के साथ पढ़ाई को स्टार्ट करता हूँ। और क्लास आपकी धमाकेदार होने वाली है। आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा। धमाकेदार एंड शेयर भी करिए अच्छे से आप लोग। और आपसे आपके अकॉर्डिंग, और अगर जो और बच्चे जुड़ रहे हैं तो आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। आप अच्छे से पढ़ेंगे, हम अच्छे से पढ़ाएंगे। आप बताएंगे सर एक क्लास ये सवाल मैं दोबारा करवाया, मैं दोबारा कराऊंगा, दोबारा करवाऊंगा। और देख ही रहे हैं कि मैंने जो ये सवाल करवा रहा हूँ मैंने लेक्चरों में करवा दिए हैं। एक एक पॉइंट समझा के करवाए हैं। अभी मैं इसलिए करवा रहा हूँ 1 शॉट एक ही क्लास में आपको पूरा कवर हो जाए। ठीक बच्चों। देन मेरा क्या है कि सिद्ध कीजिए रोड दो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा था आप लोग? अगर जो रिवाइज करके आए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कैसे लिखा था हमने। हल माना √2 एक परिमेय संख्या। हम इसका उल्टा मान के चलते हैं। क्या मानते हैं? परिमेय संख्या है। बस जैसे मैं करवा रहा हूँ आप ऐसे करके आइए, आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं कट के जाएंगे। आपको मैं बता दूं, साल 2020, 22, 23, 24, 25, 26 में मिला है और 27 में भी देखने को मिलेगा। ये नहीं तो √3 दे देंगे, 5 दे देंगे, 7 दे देंगे, ऐसे ही मिलेंगे। ठीक बच्चों। तो हल माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसे कैसे लिखते हैं परिमेय संख्या? इसे लिख सकते हैं इसे ए बटे बी के रूप में या पी बटे क्यू के रूप में। आपको जैसे अच्छा लगता है, मेरे को ये आसान लगता है, मैं आपको आसान भाषा में करवाना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों। क्या बताना है? मैंने बताया इसे कैसे लिख सकते हो। इसे लिख सकते हो ए बटे बी के रूप में, जहां बी नॉट इक्वल टू जीरो। बी का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों। तथा ए व बी सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब सर, सहभाज्य का मतलब उस दिन मैंने डीप में समझाया था, लेकिन आज भी बता के जाऊंगा कि इन दोनों का एचसीएफ ए व बी का एक ही होगा। कॉमन फैक्टर एक ही होगा, उभयनिष्ठ एक ही होगा। ठीक बच्चों। इन दोनों ए और बी का उभयनिष्ठ या एचसीएफ या फिर जो कॉमन फैक्टर एक ही होगा, एक संख्या होगी। तो क्या होता है? 2 बराबर ए बटे बी के रूप में। तो इसे गलत 2 का इससे भाग देते हैं, जो है 2 से बी का भाग देते हो, कैसे आएगा हमारे पास? 2b बराबर ए। अब इसे कैसे करेंगे? हमें मानना है, तो हमने माना है, उल्टा मान लिया है ना इसका। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कैसे आएगा दोनों पक्षों का वर्ग? जैसे कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कैसे लिखेंगे? √2b² बराबर ए स्क्वायर।
रूट टू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक बच्चों, टू बी स्क्वायर, ये टू है हमारा, रूट टू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। फिर जब इसे हम खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, इसे हम खोलेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक, इसे खोल के हम लिखेंगे टू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, टू बी बराबर ए स्क्वायर। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में टू। क्या था, मैंने इसे कैसे लिखते हैं, टू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में, फिर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में टू। और हमने माना क्या था, सहभाज्य है, और हमने सिद्ध ही कर दिया कि बी स्क्वायर बराबर जो है बी हमारा ए से डिवाइड होता, जो ए है दो से डिवाइड होता है। जब ए दो से डिवाइड होता है तो आप देख लीजिएगा, जब ए दो से डिवाइड हो रहा है बच्चों, जब हमारा ए है दो से डिवाइड हो रहा है तो दो भी तो दो, जो है ए स्क्वायर दो से डिवाइड होगा ना। जब दो ए से डिवाइड हो रहा है तो ए स्क्वायर भी दो से डिवाइड होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि क्योंकि ए स्क्वायर दो से विभाज्य है, ए स्क्वायर दो से विभाज्य है। तो जब ए स्क्वायर दो से विभाज्य है, फिर जब ए को ए स्क्वायर को दो डिवाइड करता है यानी कि विभाज्य करता है, तो ए को भी तो डिवाइड करेगा, तो ए भी दो से विभाज्य है, विभाज्य है। जब ए स्क्वायर दो से विभाज्य तो ए भी दो से विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे हम बताइए आप, फिर हम लिखेंगे कि पुनः माना, ये हमारा समीकरण एक है, तो हम क्या लिखेंगे, पुनः माना, पुनः पुनः माना पुनः माना ए बराबर टू सी। पुनः क्या माना हमने, पुनः मान लिया कि ए बराबर टू सी। ठीक बच्चों, ए बराबर टू सी। तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर टू सी स्क्वायर बटे में टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर ठीक, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा फोर सी, बी स्क्वायर बराबर फोर सी स्क्वायर बटे में टू, दो को डिवाइड करेगा, दो करना दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सी है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटे में दो। ठीक है, तो जो दो है बटे में आ जाएगा बी, और हमें लाना भी यही था, तो हमने हमने सिद्ध करके भी दिखा दिया कि ए भी दो से डिवाइड हो रहा है, जो हमारा ए है ए भी दो से डिवाइड हो रहा है, स्क्वायर भी दो से डिवाइड हो रहा है, बी भी दो से डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वायर भी दो से डिवाइड हो रहा है। ठीक बच्चों, तो क्या लिखेंगे, फिर यही डिफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर दो से विभाज्य है, दो स्क्वायर बी से विभाज्य है, दो स्क्वायर दो से बी से विभाज्य है, फिर बी भी दो से विभाज्य होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारे पास डिफिनेशन क्या आ जाएगी, डिफिनेशन आ जाएगी हमारे पास, हमारी कल्पना असत्य, हमने जो माना था वो गलत है, हमारी कल्पना असत्य है, यहाँ यहाँ विरोधाभास
क्या कहा मैंने बताया यहाँ विरोधाभास, विरोधा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतने डेफिनेशन लिख के छोड़ देंगे, बस आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ। हल हमसे क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, तो हमने क्या लिखा, हमने उल्टा माना कि माना 2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 बराबर है बेटे बी के रूप में, आप बेटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां बी इक्वल टू नॉट जीरो, बी का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक, तथा ए व बी सहभाज्य, यानी कि ए और बी का एचसीएफ या एचसीएफ यानी कि कॉमन फैक्टर एक ही आएगा। फिर हमने क्या लिखा, हमने माना, फिर लिखा तो √2ba, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 2b² √2b² बराबर a²। फिर जब हमारा रूट, जो हमारा ये है रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो जाता है, रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो जाता है, तो हमारे पास बचा दो, दो लिख लिया, फिर a², फिर b² बराबर a²/2 तो 2 हमारा है, a को डिवाइड कर रहा है, स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। फिर हमने पुनः मान लिया, पुनः क्या माना, a² बराबर 2c। समीकरण हमारा पहला था, सिर्फ इसकी जगह पे ए की जगह पे सी माना, बाकी डिफिनेशन सेम रही। b² बराबर 2c²/2, b² बराबर 2, यहाँ पे 4 आया, 4 को कट किया 2 आया, फिर b² बराबर c²/2, फिर b² अगर जो 2 को डिवाइड करेगा तो b² को अगर जो 2 डिवाइड करेगा, यानी कि तो b को भी तो 2 डिवाइड करेगा ना, b को भी 2 डिवाइड करेगा ना। फिर हम क्या लिखेंगे, हमारी कल्पना सत्य, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो इतनी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आप पेजदा अपने कॉपी में यानी कि नोटबुक में नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और अच्छे से नोट करने के बाद आप लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास ही नहीं, पूरी सवाल पूरे क्लास, सवाल ही नहीं, पूरी क्लास ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो इसे अब मैं मिटाता हूँ, अगले सवाल पे चलता हूँ। अगला सवाल मेरा क्या होने वाला है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों वाली। इसी सवाल को मैंने 20 मिनट में करवाया था, आपको याद होगा, लेक्चर देखिएगा तो। इसी सवाल को मैंने 20 मिनट में इतना डीप में जाकर समझाया था, इसमें भी डीप में जाकर समझाया, लेकिन उस भाई साहब वो क्लास से आप नो लेक्चर वो देख लीजिए, ज्यादा में बस 20 मिनट, 22 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, इसी इतने ही है हमारे लेक्चर। फिर अगला सवाल मेरा क्या है, अगला सवाल मेरा है, तो बच्चों मैंने बताया कि मेरा सवाल नंबर क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमसे पूछा है ना बच्चों, हाँ हमसे यही पूछा है। क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी वैसे ही लिखेंगे, वैसे ही डिफिनेशन, मतलब ये सवाल भी काफी बार हमसे पूछा गया है, काफी बार पूछा गया। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि माना, यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, हल के बाद क्या लिखेंगे, हल के बाद लिखेंगे माना 3 + एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है है। ठीक है बच्चों, ऐसा हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे वही डिफिनेशन कि 3 + कैसे लिख सकते हैं, a/b के रूप में, जहां b नॉट इक्वल टू जीरो, b का मान जीरो नहीं हो सकता, ए व बी, फिर b का मान जीरो नहीं हो सकता, बस सहवाज वाला मतलब ही इसमें नहीं निकलता। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर को इधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2√5
बराबर ए बटे बी, इधर प्लस का माइनस का है थ्री। फिर क्या लिखेंगे हम? फिर हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि हम लिखेंगे 2√5 बराबर a-3b बटे में बी। क्यों? क्योंकि इसका हम जब एलसीएम करेंगे, ये एलसीएम, तो एलसीएम भी जब इसका करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास a-3b। ठीक बच्चों, क्या आ जाएगा? a-3b। फिर इसका भी करेंगे, यहाँ पे a-3b बटे में b आ जाएगा। इसका एलसीएम करेंगे ना b से, तो b 3b माइनस का आ जाएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फिर हमारे पास आएगा √5 बराबर a-3b बटे में 2b, अब आपको एक कॉन्सेप्ट में समझा दूं कि परिमेय संख्या को प्लस प्लस करोगे या माइनस करोगे, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ोगे या घटाओगे, आंसर वहां सीधा परिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन इसमें डेफिनेशन थोड़ा उल्टा है। इसमें डेफिनेशन थोड़ा उल्टा दिख रही है। क्यों उल्टा दिख रही है? क्योंकि ये हमारे पास अपरिमेय है, ये हमारे पास परिमेय है। क्या बताया मैंने? ये हमारे पास परिमेय है और ये हमारे पास अपरिमेय है। ठीक बच्चों, ये हमारे पास अपरिमेय है, ये हमारे पास इतना यहां से लेकर के इतना परिमेय है। इसको जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, आंसर हमारे पास परिमेय ही आएगा। और इसको इसको कुछ नहीं कर सकते। इसे जो आंसर आना होगा वही आएगा। ठीक है, अपरिमेय परिमेय में आप जो परिमेय संख्या होती है अपरिमेय के कभी जो अपरिमेय संख्या होती है कभी भी आप परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो वही डिफिनेशन हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि क्योंकि क्या क्योंकि क्योंकि अपरिमेय संख्या क्योंकि अच्छी डिफिनेशन, क्योंकि अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। एक अपरिमेय संख्या का कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक बच्चों, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय का फास्ट इसीलिए करवा रहा हूँ कि बच्चों ये सवाल मैं दोबारा करवा रहा हूँ, अपरिमेय संख्या है। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, एक बार सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। फिर मैंने लिखा कि माना हल लिख के हमने क्या माना? हमने माना कि 3 + 2 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लेते हैं। उल्टा मानने के बाद हम लिखते हैं 3 + 2√5 बराबर a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b नॉट इक्वल टू जीरो। फिर √2 बराबर रूट, इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस में माइनस में चला जाएगा, तो 2√5 बराबर a बटे b माइनस का 3 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम करेंगे तो 3 माइनस बी a-3b आ जाएगा। इसका एलसीएम करेंगे तो √5 बराबर a-3b बटे में 2b आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये हमारे पास परिमेय है, हमारे पास अपरिमेय है। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ने या घटाएं हमेशा आंसर हमारे पास परिमेय संख्या आएगा। अपरिमेय संख्या को जब परिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या हमेशा ही छोटी होगी, बरोबर नहीं हो सकती। फिर वही डिफिनेशन ने यहाँ पे लिख दी और हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब इस सवाल ये सवाल हो चुका है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। क्या बता मैंने? अब अगले सवाल पे चलते हैं। इसे थोड़ा सा इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर जो और आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमें भी सपोर्ट करिए। भले ही अभी व्यूज कम है लेकिन कुछ टाइम पे तो
जाएंगे ही जाएंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो बस यही कहना है, आप लोग खुश रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए, खेलते रहिए, और अपने जीवन में चढ़ाव उतार तो जीवन में आते ही रहते हैं बच्चों, उससे हमें घबराना नहीं है। हमारा सवाल क्या है, व्याख्या कीजिए कि प्रश्न मेरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। प्रश्न मेरा है, व्याख्या व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि सेवन गुणे सेवन गुणे 11 गुणे 12, व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्या है। इसे हमें क्या करना है, ये हमारा भाज्य संख्या है, हमारा 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, भाज्य संख्या है। ये हमें क्या करना है, इसकी व्याख्या करना है। कैसे, आइए आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे हम, पहले संख्या को उतार लेते हैं, पहले संख्या को उतार लेते हैं। क्या है मेरे पास, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसमें मैं कॉमन क्या दिख रहा है, 13 प्लस 13, यानी कि इनका स्टेप 13 प्लस 13। तो इसको हम बाहर कर लेंगे, इसको बाहर कर लेंगे तो क्या करें, इसकी जगह पे क्या आएगा, 7 गुणे 11 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास कॉमन दिखता है उसे हम बाहर कर लेते हैं, या फिर इसे ये एचसीएफ हम मान लेते हैं। तो फिर क्या लिखेंगे हम, 7×7 = 77 प्लस 1 13, फिर 13×78, 13×78। ठीक बच्चों, क्या लिखेंगे, 13×78, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस संख्या को 13 से भी गुणा कर सकते हैं, इसको पहले गुणा करिएगा, फिर आप डिवाइड करिएगा, 2 से भी डिवाइड हो सकती है, 11 से भी डिवाइड हो सकती है, 78 से भी डिवाइड हो सकती है, हर एक संख्या से ये डिवाइड हो सकती है। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डिफिनेशन बनेगी कि इसकी डिफिनेशन बनेगी कि यह संख्या, क्या कहना, क्योंकि यह संख्या यह संख्या स्वयं से व एक से व एक से व स्वयं से, या यह संख्या एक से, यह संख्या स्वयं से व एक से तथा किसी अन्य संख्या किसी अन्य संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है, विभाजित हो सकती है। यह एक अतः यह एक अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्या बताया मैंने, फिर से आपको समझा देता हूँ। व्याख्या कीजिए कि 7×11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। तो हमने हल लिखा, हल लिखने के बाद हमने 7×11 + 13 किया, फिर 13 इससे फिर इसे बाहर कर लिया, नीचे इनका कॉमन एक ही बनेगा, तो कॉमन एक बनेगा, एक लिख दिया, 7×11 + 1 हो गया, 13 फिर लिखा, फिर 11×77 + 1 यानी कि 13×78 हो गया। इसको करेंगे तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 2 से भी डिवाइड, इसे गुणा करिएगा, आपस में जोड़ के आप डिवाइड कर लीजिएगा, हर एक संख्या से डिवाइड हो जाएगा, स्वयं से, 2 से, 13 से, 78 से, हर एक संख्या से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल भी मेरा कंप्लीट हो गया। इसे आप अपनी कॉपी में आराम से लिख लीजिएगा विस्तार रूप से, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपके किसी ना किसी जो है 7, हमारे वहां के 7 सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में आपको सवाल मिल जाएगा। मैं कहता हूँ जितने सवाल मैंने करवाए हैं सब सॉलिड करवाए हैं, आपको विश्वास नहीं होगा तो आप एक बार सवाल पढ़ के देखिए, उसके बाद यूपी बोर्ड का पेपर दीजिए, फिर देख लीजिए आप। यूपी बोर्ड का पेपर देने के बाद आप मुझसे मिलिए, अगर बताइए सर आपने जो बताया था वही आया है। ठीक बच्चों,
अब क्या है मेरा, जांच कीजिए कि, ये इंपॉर्टेंट भी काफी सवाल है, ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन नंबर क्या है, जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या n के लिए n के लिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या हो सकती है। क्या कहा मैंने, जांच कीजिए कि क्या क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, बताइए। हो सकती है समाप्त, हो सकती है समाप्त, तो बताइए। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हल, यहाँ पे डालेंगे हल। हल हल में क्या लिखेंगे, जैसे हमने क्या लिखा, हमने हमने लिखा 6 की पावर n बराबर 2 गुणे 3, ऐसे तो लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे, क्यों। अब 0 पे समाप्त होने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम एक बार 5, एक बार 2 और एक बार 5 चाहिए होगा। समाप्त 0 पर समाप्त होने के लिए हमें एक बार जो 2, एक बार 5 चाहिए होगा। यहाँ पे 5 होगा तो ये 0 पे समाप्त हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है क्योंकि 6 के गुणज में 5 नहीं आता। तो 6 के गुणज में 5 नहीं आता, सिर्फ 2 तो आता है, 2 से क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे 5 भी होना चाहिए था, ठीक है बच्चों। तो 5 नहीं है हमारे पास, तो ये नहीं हो पाएगा। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, क्योंकि अगर जो हम, अब आपको बता ही दें, 6, तो इसकी इकाई 6 मिलेगी, इसकी इकाई हमें 6 मिलेगी, इसकी इकाई हमें 6 मिलेगी, इकाई का अंक 6 में, सब में 6 मिलेगा। अब कहेंगे सर आप 4 में बताइए, क्योंकि 4 में ऐसा नहीं होता है, जो हमारे पास 4 संख्या उसमें हमें 0 मिल सकता है, ठीक बच्चों, लेकिन 6 में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि आपको 0 कभी भी नहीं मिलेगा, 5 कभी भी नहीं मिलेगा। 5 आपको कभी, 2 तो मिल सकता है लेकिन 5 आपको कभी नहीं मिलेगा, हमेशा इकाई का अंक 6 से मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर 6 को 0 क्यों ले सकता है, क्योंकि बच्चों प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, ना कि 0 से। जब 0 से शुरू नहीं होती तो 0 को ले कहां सकते हैं, और इसने हमसे पूछा कि प्राकृतिक संख्या, ये यन है, यन प्राकृतिक संख्या का चिन्ह है, तो इसने हमसे पूछा प्राकृतिक संख्या के लिए यन के प्राकृतिक संख्या। बच्चों मैंने क्या था, मैंने बताया कि 6 यानी यन के प्राकृतिक संख्याओं के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए हमें इकाई का अंक मिल रहा है, 0 पे नहीं समाप्त हो, अतः 0 पे नहीं समाप्त होते तो हो सकते हो, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 पर समाप्त नहीं होते तो हम ऐसे लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड, फिर हम क्या लिखेंगे, 6 के, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 है, जबकि 0 पर 6 को, जबकि 6 को 0 पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए कम से कम, कम से कम एक बार 2 व 5 यानी कि 2 या 5 होना चाहिए,
तभी जीरो पे समाप्त होगा। होना चाहिए, होना चाहिए। अतः हम क्या लिखेंगे? अतः किसी अतः किसी यन के लिए, यानी किसी प्राकृतिक, अतः किसी यन प्राकृतिक संख्या के लिए, संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की पावर n का, 6 की पावर n का मान जीरो पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। तो बस यही था हमारा लेक्चर नंबर पहले, लेक्चर नंबर दूसरे में, जो कि वन शॉट है, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। लेक्चर नंबर 10वां है, और ये सवाल जाइए आपको एक 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 जो है क्लास में एक एक सवाल मिलेगा आपको, ठीक बच्चों। और यहाँ पे मैंने एक वन शॉट करवाया, इसलिए आप लोगों को एक ही सवाल में हर चीज करवा के रख दिए। और जितने सवाल मैंने करवाए हैं 2 लेक्चर में वन शॉट में, आप बोर्ड एग्जाम में सिर्फ वही देख के जाइए, वही रिवाइज करिए। पहले चैप्टर से आपके 5 से 6 नंबर जो आते हैं, एक भी नंबर नहीं कट होगा, ये राजपाल भैया का वादा है आपके भाई का। तो बस यही सब बातें होती है कि आप लोग पढ़िए तो अच्छे से, आप लोग पढ़िए अच्छे से। आपको हर चीज समझाने की, हर चीज बताने की जिम्मेदारी मेरी है। हर चीज समझाने की और बताने की जिम्मेदारी मेरी है। ये क्लास में ये साल मेरा लास्ट था, आप लोग अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिएगा। और ये क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलूंगा अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तो कुछ शायरी सुना दूं आपको कि जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं। वही पुरानी शायरी आपके, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो रक्त नहीं वो पानी है उसमें है गणित का प्यार नहीं, जो रक्त नहीं वो पानी है जिसमें है गणित का प्यार नहीं। तो लव यू, टाटा, बाय बाय बच्चों, मिलता हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद आप लोगों का। अब मिलूंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और उसी चैप्टर में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक बच्चों। और ये चैप्टर मेरा एंड हो चुका है। आप लोग जरूर से जरूर 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा इस चैप्टर को अच्छे से, अच्छे से क्वेश्चन को जो है रटिएगा एंड लगाइएगा, और आप अच्छे से समझिएगा, ठीक बच्चों। मिलता हूँ अगली क्लास में, बाय बाय।